बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल के वाक़यात में जो इस वक्त बहरान चल रहा है उस पर तो बहस हो ही रही है, लेकिन एक दूसरे वाक़े ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल की और उस पर भी तरह तरह की कहानियाँ चल रही हैं। और वो अपनी जगह पर एक अहम वाक़या है कि अमरीकी जो नाज़िमुल उमूर है इस्लामाबाद से, वो लाहौर आई ख़ुसूसी तौर पर, और पहले उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की मॉडल टाउन जाकर, और फिर मरियम नवाज़ से ज़्यादा तफसीली मुलाकात की वो रायगढ़ में जाती उमरा में उनके घर जाकर। और ये मुलाकात खासी तफसीली थी, उसमें बहुत सारे मामला ज़ेर बहस आए। तो इस खबर की वजह से तकरीबन तमाम सियासी और हलके जो हैं वो चौंक उठे, और ख़ास तौर पर हुकूमती सफ़ों में बहुत ज़्यादा परेशानी देखी गई। और तंज़िया तौर पर इस तरह के पैगामात भी कुछ लोगों ने दिए कि अमरीकी सफ़ीर जो है वो अगले हुक्मरान के लिए इंटरव्यू करने लाहौर आई है। अमरीकी सफ़ीर तो वो नहीं है, वो कायम मकाम सफ़ीर है, नाज़िमुल उमूर है। इसके अलावा उनके साथ वो लाहौर के जो कौंसलेट के वो भी आए थे, और ये इस तरह मुलाकात भी बड़ी तफसीली थी। मुस्लिम लीग के दूसरे लीडरों से भी मिली, शायद खाकान अब्बासी से और कुछ दूसरे लीडरों से। तो ये मुलाकात वाक़अतन अहम है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कुछ दूसरे सियासतदानों से भी मुलाकातें की, लेकिन ये दूसरी जो सियासतदानों से मुलाकातें थी ये ज़िमनी थी, इनकी अहमियत इसलिए नहीं थी, या ये मुलाकातें जानबूझकर की गई ताकि ये तअस्सुर ख़त्म किया जा सके कि मरियम नवाज़ से इंटरव्यू किसी सियासी एडवेंचर का हिस्सा है। ये इसकी मिसाल वैसे ही है जैसे जब नवाज़ शरीफ को एक झूठे मुकदमे में जाली तौर पर सज़ा दी गई और नाअहल किया गया, तो फिर ये बताने के लिए कि हम तो इंसाफ कर रहे हैं चाहे कोई भी हो, जहांगीर तरीन को भी नाअहल कर दिया गया। और सबको पता था कि ये जहांगीर तरीन की जो नाअहली है ये दरअसल एक ज़िमनी बात है, उस तासर को दबाने के लिए। इस मुलाकात की अहमियत क्या है? तर्ज अपनी जगह कि अमरीकी सफ़ीर जो है, अमरीकी सफारत खाने ने मुस्लिम लीग से रब्ता किया और सौदेबाजी हो रही है अगली हुकूमत के लिए। इस तासुर को ज़ाहिर है आप एक सियासी तानो तशनी या तोहमत के तौर पर ताबीर कर सकते हैं। हकीकत में मामला अगरचे इसमें कदर मुश्तरक ज़रूर है, जो हकीकत में जो मामला है, और हकीकत में जो मामला है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब इक़्तिदार तब्दील होता है या सियासी निज़ाम बदला जाता है, तो उसमें पाकिस्तान के 4 ऐसे दोस्त मुल्क ज़रूर शामिल होते हैं। पहले 3 होते थे, अब 4 हो गए। तो क्योंकि उनके ये पाकिस्तान में स्टेक्स हैं और उनकी राय जो है वो असरअंदाज होती है। माजी में इससे पहले सिर्फ अमेरिका आता था, फिर सऊदी अरब भी आ गया, फिर अमारात भी दखील हो गया, उसके बाद चीन आ गया। ये चीन ताज़ा तरीन इजाफा है। 5वां मुल्क तुर्की है, जो इस तरह दखील नहीं है, इस तरह ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो सकता, लेकिन उसकी अहमियत बहरहाल है क्योंकि वो स्ट्रेटजिकली हमारा इत्तेहादी है। वो हमें कर्ज़े देने वाला मुल्क नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजिकली हमारे साथ तावन करता है, हम उसके साथ तावन करते हैं, और चुनाचे 5वें शरीक के तौर पर तुर्की भी शामिल है। और हैरत अंगेज़ तौर पर पिछले 6-7 महीने से जो फ़ज़ा बन रही थी, बल्कि फ़ज़ा तो 1.5-2 साल पहले ही बननी शुरू हो गई थी, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मनफी तासुर दुनिया में और ख़ास तौर पर उन मुल्कों में पैदा हुआ जिन पर पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार है, यानी अमरीका, सऊदी अरब, अमारात, कतर और चीन। तफसील अगर बयान करूँ तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। खुलासा इसका ये है कि सबसे पहले तो सऊदी अरब ने नाराज़गी का इज़हार किया कि ये किस चीज़ को आपने उठाकर हुकूमत में बिठा दिया है। उसके बाद यही रवैया अमारात का भी हुआ और कतर का भी हुआ, और तुर्की ने अगरचे इस तरह की बात तो नहीं की कि ये क्या चीज़ लाकर बिठा दी है, लेकिन उसके जो बॉडी लैंग्वेज जिस तरह होती है एक आदमी की, तो उसके जो सिफारती राब्ते थे या जो पैगामात थे, उनसे ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं था कि वो नवाज़ हुकूमत के खात्मे पर तुर्की खुश नहीं है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि चीन ने खुलकर हमारे जो मुक़्तदर इदारों के हुकाम हैं उनसे राब्तों में ये खुलकर कह दिया कि हमें पुराना पाकिस्तान वापस चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत बहाल की जाए। अब आप सवाल कर सकते हैं कि चीन को ये क्या हक़ है कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत बहाल की जाए, तो उसके जवाबात 2 हैं। एक तो ये है कि वो इन लफ्ज़ों में मुतालबा नहीं कर रहा कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत बहाल की जाए, वो ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो तो नवाज़ शरीफ की हुकूमत आएगी, क्योंकि ये बात वो है जो अमेरिका से लेकर अमारात तक और सऊदी अरब से लेकर चीन तक और तुर्की से लेकर अफ़गानिस्तान तक बच्चे बच्चे को पता है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं मुदाखलत के बगैर और उस सारी इंजीनियरिंग के बगैर जो भी 118 के इंतखाबात में हुई, तो नवाज़ शरीफ बहुत बड़ी मेजॉरिटी हासिल करेगा। तो ये उनका मुतालबा है। दूसरा जवाब इसका ये है कि चीन उस सारी सूरत हाल से सख्त नाराज़ है, बल्कि उसको मुश्तल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है उसकी कैफियत पर,
جو सी पैक और चीनी सरमाएकारी के हवाले से इमरान खान की हुकूमत ने बरती, उसने चीन की सरमाएकारी का बेड़ा भी गर्क कर दिया और सी पैक को भी उठाकर फ्रीज़र में रख दिया। और अब सी पैक जो है वो बहुत बुरे हालात में है, डेड प्रोजेक्ट बन चुका है। तो चीन की अरबों खरबों की सरमायाकारी है जो ख़तरे में है, और सिर्फ सरमायाकारी नहीं बल्कि उसके जो दूर मार मकासद हैं, क्योंकि वो सी पैक के ज़रिए सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि सी पैक तो एक दरवाज़ा है बैरूनी दुनिया का, ख़ास तौर पर जो मिडिल ईस्ट है और जो यूरोप, मशरक़ी यूरोप है, उससे चीन के राब्ते के लिए, क्योंकि सी पैक के ज़रिए सिर्फ खलीज का तेल ही नहीं बल्कि बहुत सारी और दरामदात बरामदात भी चीन को एक शॉर्टकट के ज़रिए करने का मौका मिल सकेगा। तो ये चीन के फ्यूचर का सवाल है और पाकिस्तान के फ्यूचर का भी सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़े फ़ायदे हासिल होने वाले हैं। तो चीन का ये इशू है। अमेरिका में जब बाइडन साहब की हुकूमत आई, डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई, तो तभी ये नज़र आ गया था कि वो इमरान खान की हुकूमत से खुश नहीं है। वो इमरान खान को पपेट और कठपुतली और नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट समझता है, जिसको एक सिलेक्शन के मसनूई तरीक़ेकार के तहत बरसर इक़्तिदार लाया गया, वरना अवामी वोट बैंक से वो पार्टी हुकूमत में नहीं आ सकती थी। और ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ कि अब इमरान खान के जो बड़े बड़े जलसे थे, और वो अवाम के जलसे नहीं थे, वो अशराफिया के जलसे थे। बड़े शहरों में अशराफिया की आबादी लाखों में है। लाहौरी में देख लें आप, डिफेंस से लेकर बहरिया टाउन तक बहुत बड़ी बड़ी आबादियाँ बन चुकी हैं, जिनमें दसियों लाख लोग रहते हैं, और वो उनकी अक्सरियत जो है वो इमरान खान की हामिल है। लेकिन मुल्क के मजमूई पर्सपेक्टिव में ये आबादी जो है ये 5% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लाहौर, कराची, पिंडी, मुल्तान, हैदराबाद और चंद एक दूसरे बड़े शहर, पेशावर, कोयटा, इनमें इनकी लाखों की तादाद में ये आबादियाँ हैं। लेकिन पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, जिनका ये 5% या 6% से ज़्यादा नहीं बनते। तो ये वोट बैंक इमरान खान का था, अब इसमें भी दरारें पड़ चुकी हैं। तो अब जो गेम शुरू हुई है, इसकी इब्तिदा चीन ने की, और उसके बाद ये अमेरिका आ गया जिसमें बाइडेन की हुकूमत आ गई। इन दोनों का बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये मुतालबा है कि इस हुकूमत से जान छुड़ाओ, अगर ताल्लुकात को आगे जारी रखना है, मामलात को आगे संभालना है। और मामलात पाकिस्तान के लिए बहुत पेचीदा हो गए हैं। जैसा कि सिर्फ सी पैक का मसला नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी जौहरी तब्दीली आ गई। वहाँ तालिबान की हुकूमत आ गई, जो अमेरिका की कायम करदा हुकूमत, या अमेरिका ने जो वहाँ बंदोबस्त बनाया था उसने उसको उखाड़ फेंका। तो अब नए ख़तरात हैं, और इन ख़तरात का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तालिबान पर बमबारी की जाए, बल्कि सिफारती पाकिस्तान की सिफारती और ख़ारजा पॉलिसी और इनके जो असर रसूख है मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ इदारों का, पाकिस्तान के उलमा का, पाकिस्तान की सियासी जमातों का, इस्टेब्लिशमेंट के दूसरे अनासर का, मीडिया का, इन सब का तावन अमेरिका को चाहिए, ताकि अफ़गानिस्तान में मामलात वो रुख इख्तियार ना करें जो अमेरिका के लिए, अमेरिका के मफादात के लिए और ख़ित्ते के मफादात के लिए नुकसानदेह हों, या जिनके अंदर से कोई नुकसानदेह पहलू फूट सकता हो। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ये नहीं कह रहा कि तालिबान की हुकूमत ख़त्म की जाए, बल्कि वो एक नई हिकमत अमली बनाने का कह रहा है, और उसके लिए इमरान खान कहीं फिट नहीं बैठते। सऊदी अरब, तुर्की, अमारात और कतर अपनी अपनी वजूहात की बुनियाद पर नाराज़ हैं, लेकिन उनका मफाद पाकिस्तान के मफाद के साथ वाबस्ता है। अगर ये मुल्क पाकिस्तान से मायूस हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी बहुत ज़्यादा सर्द महरी बढ़ती है, तो पाकिस्तान की फ़ौज के कुछ ज़िम्मेदार, ख़ास तौर पर या आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, इन मुल्कों से रब्ता करते हैं, तो फिर ये मुल्क पाकिस्तान की मदद कर देते हैं, कर्जा भी दे देते हैं, दूसरी रियायत भी दे देते हैं। और सऊदी अरब ने हाल ही में तेल की उधार फराहमी में तोसी का फ़ैसला किया, तो वो पाकिस्तानी फ़ौज को मायूस नहीं करते, क्योंकि इनके मफादात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, दो तरफ़ा मफादात पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खुलासा इसका ये है कि ये मुल्क पाकिस्तान से नाराज़ नहीं है, पाकिस्तान पर बरसर इक़्तिदार हुकूमत से नाराज़ है। तो अब गेम के ये सारे खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं, और अब इस बहस को मैं यहाँ ख़त्म करते हुए अगली बात बताता हूँ। ये बहस बड़ी लंबी है, इसमें बहुत सारी बातें और भी कही जा सकती हैं, लेकिन अगला हिस्सा ये है कि आज से साल डेढ़ साल पहले तक, बल्कि 7-8 महीने पहले तक, आपने ये देखा होगा कि सहाफ़ियों को बुलाया जाता था किसी ख़ास महफ़िल में, और जब वो वापस आते थे तो अपने कालमों में और तज्ज़ियों में एक ही बात तवातुर से कहते थे, और इस हद तक उनके अंदर इत्तेफाक रहा होता था। ऐसा लगता था जैसे एक ही फ़िक्रा उन्हें सुनाने को बोला गया है कि बस जी नवाज शरीफ दा तो वर्का ही फाड़ दियो ना, वो तो किस्सा ही ख़त्म हो गया, हुण अगली गल करो।
تو نواز شریف کا جو برقع پھاڑنے کا جو مرحلہ تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جگہ، وہ منصب جہاں پر شریف فیملی کے آگے، مسلم لیگ نون کے آگے کراس لگایا گیا تھا، اب وہ اپنی جگہ پر برقرار نہیں ہے، عملاً برقرار نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہ اندرونی طور پر ایک چھوٹی ڈیولپمنٹ میں کہوں گا، اسے بڑی ڈیولپمنٹ نہیں کہوں گا، بڑی ڈیولپمنٹ عالمی سطح پر ہوئی ہے اور چھوٹی ڈیولپمنٹ اندرونی سطح پر ہوئی ہے کہ جس نے کراس لگایا تھا وہ اب اپنی پوزیشن پر موجود نہیں ہے۔ تو مسلم لیگ کے لیے اندرونی طور پر وہ حالات سازگار ہوتے ہوئے مل رہے ہیں۔ اگلے چند ہفتوں میں کچھ اہم فیصلے بھی آ سکتے ہیں اور یہ ایک بالکل اوپن قسم کا میدان اپوزیشن کو مل گیا ہے، اور جس کا پہلا مظاہرہ آپ فیصل آباد میں ہونے والے جلسہ عام میں دیکھ سکیں گے۔ اس جلسہ عام کو آنے والی تبدیلی کا ایک ڈباچہ سمجھیے، اور اس جلسے میں کی گئی تقریروں سے آپ کو کئی اہم سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ تو ناظرین، اس موضوع پر انشاءاللہ دوبارہ بھی بات ہوگی، تو اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔